बढ़े आगे, मणिपुर से आगे गोवा चलेंगे और गोवा की परिस्थितियों को समझेंगे। हमारे साथ गोवा से सीधे जुड़े हुए हैं किशोर नायक गांवकर जी, उनसे भी समझेंगे। लेकिन गोवा आज से 5 साल पहले क्या परिस्थिति थी, वहां की दलीय स्थिति क्या थी विधानसभा की, ये समझते हैं। और फिर आगे आज के जो आंकड़े हैं, आज की तारीख में अगर चुनाव हो जाए तो क्या कहता है गोवा, ये समझेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर स्क्रीन पर ले आइए कि आंकड़े क्या कहते हैं। ये देखिए, विधानसभा में दलीय स्थिति 2017 की, बीजेपी 13 सीटें, कांग्रेस 17 सीटें, अन्य के खाते में 10। ये कांग्रेस 17, सरकार बनाने के लिए 21 सीटों की जरूरत, और 4 सीटें उस समय के प्रभारी थे, आपको याद होगा दिग्विजय सिंह जी गोवा के प्रभारी, वो सोए रह गए और सरकार कोई और बना ले गया, और वो पार्टी थी बीजेपी। यहाँ भी जैसे मणिपुर में 21 और 10 सीटें लेकर के 31 सीटों पे सरकार बन गई, तो दूसरी तरफ गोवा में 7 सीटें, 7 नहीं 8 सीटों के साथ कांग्रेस नहीं बल्कि बीजेपी की सरकार बन गई थी। और ये परिस्थितियां क्या आज भी निर्मित हो रही हैं? आज अगर वहां पर, क्योंकि अब तो ममता बनर्जी भी वहां कूद पड़ी हैं और ममता का साथ दे रहे हैं आईपेक के मुखिया जो हैं कर्ता धर्ता प्रशांत किशोर। लेकिन प्रशांत किशोर को लेकर के भी बहुत नाराजगी गोवा में दिखाई दे रही है। तो गोवा में क्या कुछ हलचल है, क्या है, वो समझेंगे सीधे सीनियर जर्नलिस्ट किशोर नायक गांवकर जी से। लेकिन उससे पहले आपको दिखाऊं कि आज के आंकड़े क्या कहते हैं। आज की तारीख में अगर सरकार वहां किसकी बनती, देखिए गोवा में इस वक्त बीजेपी 11 से 13 सीटें और कांग्रेस के खाते में 20 से 22 सीटें, यानी 21 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं, अदर्स के खाते में 6 से 8। तो यहां पर तो दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। 20 से 22 यानी 21 सीटों की जरूरत, 21 सीटें गोवा में आती हुई कांग्रेस को दिखाई दे रही है। लेकिन कांग्रेस के अलावा बीजेपी 11 से 13 सीटें। सीधे आऊंगा किशोर जी आपके पास और समझना चाहूंगा कि आज की परिस्थितियां क्या हैं। क्या पिछले 10 साल से गोवा में बीजेपी की सरकार है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बीजेपी उसको अपने से दूर नहीं कर पा रही है, और क्या एनसीपी और दूसरे जो दल हैं, यहां कांग्रेस प्लस जो हम लिख रहे हैं उसमें आपको बता दो कुछ दल हैं जिसमें अब शिवसेना का साथ भी है, एनसीपी का साथ भी है, और उसके अलावा एक दल और भी गोवा का है, गोवा फॉरवर्ड कांग्रेस जो है वो भी। जी बिल्कुल, ये तमाम दल जो हैं ये सब साथ में इनका गठबंधन है। इन घटक दलों के साथ कांग्रेस जो है वो चुनाव लड़ रही है। सीधा किशोर जी आपके पास आना चाहूंगा, क्या कहेंगे इन आंकड़ों को देख करके, और वहां आप क्या कुछ देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, जरा बताइए। जी नमस्कार राजीव जी, मेरा आवाज आ रहा है? बिल्कुल आ रही, बिल्कुल। हाँ, जैसे कि अभी पैनल डिस्कशन में जो मणिपुर का सिचुएशन हुआ, वहां पे जो एंटी इनकम बीजेपी के खिलाफ है वो गोवा में भी है, क्योंकि 2012 ऑनवर्ड्स गोवा में बीजेपी की सरकार है। 2017 के आंकड़े तो आपने अभी दिखाई दिए, जो कि 13 जगह लेके भी बीजेपी पिछली साल गोवा में सरकार बनाई हुई है, और जो कांग्रेस 17 सीटों से 2017 में आई थी, उनकी आज हालत इतनी खराब हो गई है कि वो अभी 2 सीटों पे ही हैं। सिर्फ 2 विधायक कांग्रेस के बचे हुए हैं। जो बाकी के जो दल थे जिन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया था सरकार बनाने के लिए, उसके बाद क्या हुआ कि बीजेपी ने सभी दलों के विधायकों को अपनी तरफ लेके आए। 2/3 मेजोरिटी में ये शिफ्टिंग हुआ। कांग्रेस के जो 17 थे उनमें से 10 बीजेपी में आए। मगो के महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी एक रीजनल पार्टी है गोवा में, जिनके 3 विधायक थे, उनके 2 विधायक बीजेपी ने लिए। ऐसे करके बीजेपी ने अपना 13 से लेकर 27 तक पहुंचा दिया। अभी क्या हुआ है कि एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के खिलाफ तो है ही, लेकिन जिस तरह से पैनलिस्ट ने कांग्रेस की हालत सभी राज्यों में जो बताई है, वही हालत कांग्रेस की गोवा में भी है। क्योंकि गोवा में कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन उसका फायदा कांग्रेस कितनी तरह से मिला सकती है, ये प्रॉब्लम, ये एक बहुत गंभीर प्रश्न है। और इसीलिए बिकॉज ऑफ दिस ऑल पीपल थिंक्स दैट कांग्रेस विल नॉट एबल टू गेन सक्सेस फ्रॉम दिस इनकम्बेंसी। इसीलिए आप और तृणमूल कांग्रेस बहुत प्रयास कर रही है कि वो कांग्रेस की जगह
लेने के लिए बहुत प्रयास कर रही है गोवा में, और उनका काम बहुत जोर से शुरू हुआ है। कांग्रेस को जो आपके ओपिनियन पोल में 20 एंड 22 सीट्स जो दिखाई दिए हैं, वो रॉन्ग नहीं हो सकते। कांग्रेस को इतनी जगह मिल सकती है क्योंकि 2017 में भी ऐसी हालत थी, फिर भी कांग्रेस हैज बिकम द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन गोवा बाय विनिंग 17 सीट्स। 17 सीट जीतने के लिए कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया था उस वक्त, लेकिन फिर भी लोगों ने कांग्रेस को पसंद दी। इस बार कांग्रेस के बारे में अगर हम बताएं तो एक कांग्रेस को हो सकता है, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस में सब सीनियर लीडर होते थे, वहां पे यंग जनरेशन, यंग लीडरशिप को चांस नहीं मिलता था। इस बार कांग्रेस तो पूरा साफ हुआ है, इसलिए सभी यंग जनरेशन को कांग्रेस की टिकट मिल सकती है, और इसीलिए कांग्रेस के जो सेकंड लीडरशिप है वो बहुत ही होपफुल है कि उनको अगर सीटें मिले, उनको अगर उम्मीदवारी मिले, तो वो प्रयास करके किसी भी तरह से कांग्रेस को जीत ला सकते हैं। और दैट हैज बिकम अ प्लस पॉइंट फॉर कांग्रेस, बिकॉज आउट ऑफ 40 सीट्स 35 न्यू फेसेस, एटलीस्ट 35 न्यू फेसेस विल बी गिवन बाय कांग्रेस। कांग्रेस का अभी अलायंस गोवा के साथ हुआ है, लेकिन गोवा फॉरवर्ड के एक विधायक ऑलरेडी बीजेपी में शिफ्ट हुए हैं। अभी गोवा फॉरवर्ड को कितनी जगह देनी है उसके ऊपर उनकी चर्चा शुरू है, लेकिन गोवा फॉरवर्ड के अलायंस के बारे में भी कांग्रेस में दो ग्रुप है। एक ग्रुप जो फेवर करता है इस अलायंस को, दूसरा ग्रुप जो है वो अभी भी इस अलायंस के विरोध में है। इसलिए जब सीट शेयरिंग का मामला आएगा तब ये बहुत ही कठिन हो जाएगा हाई कमांड के लिए, ये सीट शेयरिंग कैसे करें। अभी बीजेपी के बारे में अगर बताया जाए तो मैं गोवा के पॉलिटिकल सिनारियो को एक अलग तरह से देखना चाहता हूं। आई थिंक गोवा में अभी गोवा पॉलिटिकल लीग शुरू है। जैसे आईपीएल में प्लेयर्स को खरीदते हैं, वैसे ही गोवा में अभी उम्मीदवारों को खरीदना शुरू है। जो प्लेयर, जो उम्मीदवार जीत सकता है, विनिबिलिटी क्राइटेरिया जिसकी है, उसको हर एक दल अपनी तरफ खींचना चाहता है। अभी देखो, अभी बीजेपी का कैडर अभी कैडरलेस बन गया है गोवा में। बीजेपी जो बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत बनानी चाहती है, वो गोवा में बीजेपी कैडर मुक्त बन, सिर्फ उनके एक जो चीफ मिनिस्टर है हमारे डॉक्टर प्रमोद सावंत, वो अकेले ही कैडर के आदमी है, बाकी सब कैडर खत्म हुआ है। और जिस तरह से बाकी के विपक्ष के उम्मीदवारों को बीजेपी अपनी तरफ ला रही है, तो कैडर में इतना गुस्सा है कि वो गुस्सा अभी बीजेपी कैसे शांत करेगी, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बीजेपी के हाई कमांड के तरफ से है। अभी कांग्रेस की ये स्थिति है कि कांग्रेस ने पहली लिस्ट जो अपने कैंडिडेट की डिक्लेयर की थी, उन्होंने 8 जनों की लिस्ट डिक्लेयर की थी, और उन 8 उम्मीदवारों से एक कैंडिडेट कांग्रेस का उसकी उम्मीदवारी डिक्लेयर होके भी वो अभी तृणमूल कांग्रेस में शिफ्ट हुआ है। और दूसरे जो विधायक है, जो पॉलिटिशियन है गोवा के, और गोवा के एक्स चीफ मिनिस्टर प्रताप सिंह, इनके जो बेटे हैं वो बीजेपी गवर्नमेंट में हेल्थ मिनिस्टर हैं, और इसलिए, और बीजेपी गवर्नमेंट वो हेल्थ मिनिस्टर है, वो अपनी पत्नी को अपने पिता के कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन लड़वाना चाहते हैं। उन्होंने अपना काम भी शुरू किया है। 2 दिनों पहले प्रताप सिंह राणे जी ने एक मुलाकात में हमारे साथ डिक्लेयर किया कि आई विल कॉन्टेस्ट फ्रॉम परिये कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑन कांग्रेस टिकट। उसी समय उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुआ ही नहीं, यहां पे जो हेल्थ मिनिस्टर है विश्वजीत राणे, उन्होंने एक वीडियो निकाला और अपने पिताजी को सलाह दिया कि आप अभी बूढ़े हो गए हैं, आपको अभी रेस्ट लेना चाहिए। इस वक्त आपको ये इलेक्शन कुछ नहीं चाहिए। और वो फैमिली मैटर इतना हुआ कि कल प्रताप सिंह राणे ने अपना स्टेटमेंट दिया कि आई हैव टू रीथिंक ऑन कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन। सो जो 9 कैंडिडेट कांग्रेस ने, उनमें से 2 कैंडिडेट अभी निकल गए, वहां पे अभी उनको 2 नए कैंडिडेट देने पड़ेंगे। किसी भी विपक्ष दल, बीजेपी देख रहा है कि कब वो अपना कैंडिडेट सिलेक्ट करते हैं और बीजेपी उनको खरीद लेती है। सो इतना फास्ट ये ऑक्शनिंग शुरू है गोवा में ये पूरा पॉलिटिकल सिनारियो आईपीएल की तरह हो गया है, और यहाँ पे सिर्फ अभी उम्मीदवारों को खरीदना और उम्मीदवारी को सेटल करने का काम शुरू हुआ है। जो स्थिति कांग्रेस की है, कांग्रेस को इतना बहुत
पॉजिटिव सिचुएशन होके भी कांग्रेस उसका लाभ नहीं उठा रही है, और इसलिए आम आदमी पार्टी एंड अपना तृणमूल कांग्रेस बहुत ही प्रयास कर रही है। ममता बनर्जी हर एक कांग्रेस के साथ, वो कांग्रेस के दल के जो जो नेता है वो नेता अपनी तरफ खींच रहे हैं। आम आदमी पार्टी इज ट्राइंग टू ब्रिंग लीडर्स फ्रॉम बीजेपी, सो ऐसा एक कंपटीशन की तरह बीजेपी में सिचुएशन है। लेकिन एक बात सही है कि बीजेपी सरकार के में इनकम्बेंसी है, लेकिन उसका फायदा विपक्ष कितना ले सकती है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। प्रश्न और बहुत सारी बातें विस्तार से आप बता रहे हैं, बहुत सारे फैक्ट्स यहां रख रहे हैं, और उसमें महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि 2017 में जब पूरे देश में मोदी लहर थी, उस लहर के बावजूद कांग्रेस जो है वो 17 सीटों तक अपने दम पर बिना लड़े भी कह लें, जैसा बता रहे हैं किशोर जी, 17 सीटें लेकर के अगर आ सकती है तो इस वक्त एक तरफ मोदी लहर जो है वो उतार पर है, दूसरी तरफ गोवा में अगर देखें तो 10 साल का जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है वो भी है। और तीसरी बात यहां यह है कि कांग्रेस बिल्कुल यंग है, नई कांग्रेस है, और इस नए कांग्रेस में से जैसा बता रहे 40 में से 35 सीटें तो ये तय मानिए कि उनको वो होंगे, यंग कांग्रेस के लीडर्स होंगे, जो शायद पुराने अगर रहते तो उन्हें टिकट मिलने में अभी देरी होती या उन्हें और इंतजार करना होता। जयशंकर जी आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले आपसे पहले जरा प्रेम कुमार जी आपका एक बयान लेना, वक्तव्य लेना चाहूंगा। इस पूरे सिनारियो को आप किस रूप में देखते हैं? 20 से 22 सीटें यहां पर सरकार बनाती हुई कांग्रेस दिखाई दे रही है, कांग्रेस के साथ बहुत सारे फैक्टर जिसके बारे में बता रहे हैं किशोर नायक गांवकर जी, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि दो पार्टियां और भी वहां बहुत दमदारी के साथ चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन वो अभी तक जो है वो कोशिश जो है कामयाब, अब तो चुनाव के समय समझ में आएगा, लेकिन ये दो पार्टियां, एक ममता बनर्जी जो वेस्ट बंगाल से सीधे उठ करके वहां गई हैं, गोवा गई हैं, और दूसरी पार्टी जो है वो आम आदमी पार्टी, पिछली दफा भी काफी लोग कह रहे थे कि अच्छा करेगी लेकिन वहां सीटें नहीं आ पाई थी। क्या कहेंगे टोटल? देखिए, विस्तार से मैं जो प्रेम कुमार जी का नेटवर्क जरा डाउन है, दोबारा आऊंगा आपके पास, लेकिन उनसे पहले प्रशांत टंडन जी क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं किशोर जी की बात को सुन रहा था, और जिस तरीके से ये आईपीएल जैसा परिदृश्य है गोवा के चुनाव में, और पिछले बार से थोड़ा सा इजाफा, एक नई बात ये दिखाई दे रही है कि पिछली बार तो एमएलए खरीदे गए थे, इस बार तो कैंडिडेट खरीदे जा रहे हैं। तो ये पीछे ये हो क्या रहा है? तो उसमें 2-3 बातें मैं राजीव जी बता दूं। एक तो ये कि इस वक्त जबकि ईसाइयों पे पूरे देश, खासकर बीजेपी शासित प्रदेशों में ईसाइयों पे और गिरजाघरों पे, ईसाइयों के स्कूलों पे हमले हो रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी जी वहां पे जाकर को पोप के साथ उनकी मुलाकात क्यों याद आ रही है? क्यों ऐसा है कि 25 में से 15 एमएलए बीजेपी के कैथोलिक हैं, क्रिश्चियंस हैं, और वो भी कांग्रेस से लाए गए लोग हैं? उसकी एक बड़ी वजह यह है कि कोयले का पूरा जो बेल्ट है गोवा का, वो कैथोलिक क्रिश्चियंस के इलाके से होकर गुजरता है, यानी वो उन सीटों से होकर गुजरता है जो सीटों में ईसाइयों के वोट ज़्यादा हैं गोवा में। और गोवा को भारत जो है वो भारत सरकार कोयला हब बना रही है, जहाँ पे साउथ अफ्रीका से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से अडानी साहब का कोयला वहाँ आएगा, वहाँ से ट्रकों में पूरे गोवा से बीच में से, जंगलों के बीच में से होके गुजरेगा, वो जो पूरा जो इकोसिस्टम वहाँ का खराब करेगा। कोयले की राजनीति और माइनिंग माफिया के खिलाफ गोवा की जनता में भयंकर असंतोष है, और आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस इस पे शांत है। केवल अकेले कांग्रेस ही वहां पे बोल रही है इस मामले पर, और ये एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि दूसरा कि वहां पे एक योजना और लागू होने जा रही है कि 6 रिवर्स को जोड़कर जो है वो वाटर ट्रांसपोर्ट का, जिसमें अडानी जी का बड़ा भारी इंटरेस्ट है।
हल्दिया पोर्ट वेस्ट बंगाल में अडानी जी सबसे बड़े बिडर हैं, तो हल्दिया से लेकर गोवा तक तृणमूल कांग्रेस बंगाल से गोवा तक की यात्रा में बहुत सारे सह यात्री भी हैं, उसमें एक अडानी जी भी हैं। तो अडानी जितनी निगाह किशोर जी की है गोवा के चुनाव में, जितनी आपकी है, उतनी उससे कम निगाह अडानी जी की नहीं है गोवा के चुनाव में। तो एक वो फैक्टर भी बहुत बड़ा काम कर रहा है गोवा में, जिसकी तरफ मैं इशारा करना चाहता था। धन्यवाद। महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, सह यात्री हल्दिया टू गोवा, और वो जो यात्रा है ऊपर से लेकर के नीचे तक करें, और वो भी अगर आप जहाज में आए, स्टीमर में आए तो मज़ा ही आ जाए। थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है लेकिन है। लेकिन प्रेम कुमार जी आपके पास आऊँ, उनसे आपसे पहले थोड़ा राहुल लाल जी आप कुछ कहना चाहते थे, जोड़ना चाहते थे, आप बताइए। देखिए, गोवा के मामले को अगर हम लोग देखें तो गोवा में देखिए आयाराम गायाराम की कहानी बहुत पहले से चल रही थी, लेकिन अभी तो हम लोग देख रहे हैं कि आयाराम गायाराम अपने चरम स्तर पे पहुंचा हुआ है। तो जनता में इस चीज को भी लेके देखिए केंद्र सरकार से या फिर राज्य सरकार से एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को लेकर जो नाराजगी है वो तो है ही, लेकिन आप जनादेश को जिस तरह से सीधे सीधे विखंडित कर देते हैं कि आप तोड़ के जो जिसने जनादेश नहीं दिया, आप एक तरह से एंटी डिफेक्शन लॉ का आप लाभ उठाते हैं कि 2/3 मेजोरिटी से कोई आके आप में शामिल हो सकता है। तो आपने पूरे के पूरे कांग्रेस को ही अपने में समाहित कर लिया, दूसरे पार्टियों को भी तोड़ दिया। तो जनता इस चीज से काफी जो है कि नाराज है, तो यह भी नाराजगी का कारण है। और दूसरी चीज की देखिए, अगर चाहे वो मणिपुर हो चाहे गोवा हो, हम इन दोनों जगह पे ड्रग सिंडिकेट को लेकर भी नाराजगी है। वो मणिपुर में भी काफी नाराजगी है कुछ ड्रग सिंडिकेट को लेकर, और गोवा में भी नाराजगी है। तो चाहे वो कोल माइनिंग्स को लेकर हो, तो ये कुछ ऐसे चीजें हैं जहां पे कि एक तरह से वहां के संसाधनों का किस तरह से हमारे पूंजीपति गलत ढंग से नहीं बनाया हुआ है, किस तरह से उसका तमाम दोहन करने में लगे हुए हैं। और दूसरा चीज की जो जिस तरह से पूरा टूरिस्ट इंडस्ट्री को काफी नुकसान हुआ, और इस पूरे मामले में कोरोना को लेकर जो सरकार का ढुलमुल रवैया रहा वहां पे, तो उन सब मामलों को लेकर भी एक उनकी अलग किस्म की नाराजगी है वहां के लोगों की। तो चौतरफा नाराजगी है, और ये चीजें केवल कांग्रेस को केवल यह सावधानी रखनी पड़ेगी, आप चुनाव में एक्टिव तो है ही, लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद, क्योंकि पिछली बार जो गलती हुई उस गलती से जरूर अब इन लोगों को सीख लेनी चाहिए। आपके बहुमत होने के बावजूद भी आपके विधायकों को लिया जा सकता है, उनसे इस्तीफा दिलवाया जा सकता है। तो इसलिए जो हमें अभी भी याद है, अभी जब राहुल गांधी यहाँ पे गए हुए थे उत्तराखंड, तो वो बोल रहे थे कि कुछ आस्थावान जैसे लोगों को, तो आपको तुरंत से तो चुनाव के बाद भी सुपर एक्टिव होना होगा और अभी भी एक्टिव होना होगा। नहीं तो देखिए, बड़े पूंजीपतियों की नजरें हैं, जैसा टंडन साहब ने कहा, तो स्थितियां आपके हाथ से जा भी सकती हैं। इसलिए सावधानी बरतनी पड़ेगी। जनता तो सावधानी बरत रही है, बिना किसी मेहनत मशक्कत के भी आपको जो है कि वोट देने के लिए तैयार है। आप भी अपने तरफ से पूरी तैयारी रखिए, विशेषकर कांग्रेस पार्टी के लिए मैं कह रहा हूं। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि आप भी अपनी तरफ से ध्यान रखिए, क्योंकि ये 2017 में जब 17 सीटें आपके खाते में जनता डाल सकती है, बिना मेहनत किए हुए आप इतना पा सकते हैं, तो अब की थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए। और सामने जो है वो आंकड़े हम तो दिखा ही रहे हैं कि 20 से 22 सीटें आज की तारीख में, अगर वहां के लोगों की राय जाने तो 20 से 22 सीटें यानी कि 21 सीट, अगर दोनों का मीन निकालें तो 21 और 21 में सरकार बनती है। इतनी तो सीटें आपके पास आ रही हैं, लेकिन जरूरत है कि ये जो यंग कांग्रेस या न्यू कांग्रेस है उसमें मेहनत, उसमें जान फूंकने की कोशिश। क्या राहुल गांधी जाकर वहां समुद्र में डुबकी लगाएंगे, डाइव मारेंगे, ये देखना होगा। लेकिन एक बार फिर से प्रेम कुमार जी आपके पास, और फिर जयशंकर जी आपसे भी कुछ इस पर कमेंट चाहूंगा। उसके बाद दोस्तों सीधा पंजाब और उत्तर प्रदेश, बहुत ही महत्वपूर्ण दोनों जगह कृषि कानूनों का बहुत ज्यादा असर, किसानों का क्या असर हो रहा है इस चुनाव पर। किसान वापस चले गए हैं, लेकिन क्या पंजाब में संयुक्त किसान मोर्चा, आज ही खबर आई है कि वहां अपनी पार्टी बना करके कुल 117 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं। लेकिन ये जो ओपिनियन पोल है ये उनके इस ऐलान से पहले का है। हमारे साथी विजय शुक्ला जी पंजाब में ही इस वक्त बैठे हुए हैं और बहुत अच्छी तरह से बताएंगे पंजाब का सूरत हाल, और साथ में उत्तर प्रदेश जिसकी जानकारी आप सब चाहते हैं। बहुत देर से बहुत लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप लोगों को ज्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगा, लेकिन अभी गोवा के बारे में अभी दो चार बातें और कर लें और फिर पंजाब चलेंगे और फिर
उत्तर प्रदेश ऑफ कोर्स, और उत्तर प्रदेश के चारों अलग अलग पार्ट के बारे में भी बात करेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या होगा, पूर्वी उत्तर प्रदेश में क्या होगा, मध्य उत्तर प्रदेश में यानी अवध का प्रदेश जो वहां क्या होगा, और बुंदेलखंड में किसकी बाजी आगे रहेगी, कौन पीछे पिछड़ता है, ये भी देखेंगे। आइए सुनते हैं प्रेम कुमार जी से कि प्रेम कुमार जी बातें जो हैं गोवा को लेकर के हम कर रहे हैं, और गोवा में महत्वपूर्ण बात यही है कि कांग्रेस यहां सरकार तो बनाती हुई दिख रही है, लेकिन कांग्रेस के लोग जो हैं वो जिस प्रकार काम करना चाहिए काम करते दिखाई नहीं दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी और ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी बाजी मारने की कोशिश में, जुगत में लगे हुए हैं। देखिए राजीव जी, ये परसेप्शन जो बना है कि कांग्रेस काम करती हुई नहीं दिख रही है, ये एक परसेप्शन बनाया गया है लंबे समय से। आप देखिए, आपका सर्वे भी जो है मणिपुर है या गोवा है, दोनों पिछले बार कांग्रेस के परफॉर्मेंस के या तो बराबर है या उससे बेहतर है। ये जनता ये रिजल्ट देने जा रही है आपके इसमें भी। अब ये बात कि कांग्रेस कुछ कर नहीं रही है, आप देखिए कई तृणमूल कांग्रेस ने तो गोवा में अपने आप को विकल्प के रूप में खड़ा करने की कोशिश की। इस कि कांग्रेस के विधायकों को हम अपने से जोड़ लेंगे तो पार्टी बन जाएगी। अगर इतना आसान होता पार्टी खड़ा करना तो अंबानी अडानी भी देश में पार्टी खड़ा कर चुके होते। देखिए, ममता बनर्जी ने जिन विधायकों को अपने साथ जोड़ा, आज की खबर की सबके सब उनके हाथ से निकल चुके हैं, सबने इस्तीफा दे दिया है। और ममता बनर्जी पर यह आरोप लगाया है कि आप सांप्रदायिक राजनीति में बीजेपी से भी आगे हैं। तो आप देखिए, कांग्रेस को तोड़ने चले थे लेकिन कांग्रेस को तोड़ नहीं पाए, आप तोड़ करके भी कोई फायदा नहीं ले पाए। और दूसरी बात यह कि कांग्रेस के साथ में अगर जनता ये वोट कर रही है आपके सर्वे के मुताबिक, तो इसका मतलब है कि संगठनात्मक ढांचा कहीं ना कहीं बना हुआ है, और वो एंटी इनकम्बेंसी जो हर एक प्रदेश में दिख रही है, उस एंटी इनकम्बेंसी को इन कैश भी इन वोटर में, इन कैश नहीं वोटर के रूप में उसका लाभांश जो है वो पार्टी को मिलता दिख रहा है, ये स्पष्ट है। लेकिन एक परसेप्शन बना हुआ है कि कांग्रेस और बेहतर करती तो और अच्छा रिजल्ट होता। ये तो किसी भी पार्टी के साथ है कि वो और बेहतर करे संगठनात्मक रूप में या मुद्दों को बुनाने के रूप में, तो उसका और बेहतर प्रदर्शन हो सकता है। लेकिन अब की तारीख में भी मणिपुर और गोवा का जो परिदृश्य देख रहा है, देखिए मणिपुर में कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से नारा दिया है कि हम आएंगे सत्ता में तो एफएसपा को हटा देंगे। अब ये इतना बड़ा नारा है कि पूरे पूर्वोत्तर में इसका असर पड़ेगा, और अगर सत्ता में आकर के कांग्रेस ये कर देती है काम, तो समझिए कि आने वाले समय के लिए राजनीतिक जमीन तैयार हो जाएगी। ये बात जरूर है, उस पर ये भी बात प्रश्न उठाए जाएंगे कि अब जब आप सत्ता में थे तब क्यों नहीं एफएसपा को हटाया गया। लेकिन फिर भी आज कांग्रेस एक घोषणा कर रही है तो उसका फर्क मणिपुर में दिखेगा और दिख रहा है। और गोवा में भी तमाम कोशिशों के बावजूद गोवा में कांग्रेस के खिलाफ तो सारे लोग हैं, इवन जो विपक्ष है जिसको बीजेपी से लड़ना चाहिए वो भी कांग्रेस से ही लड़ती दिख रही। इसके बावजूद अगर ये सर्वे दिख रहा है तो कांग्रेस मजबूती से खड़ी है। मैं उस परसेप्शन को साफ तौर पर नकारता हूं जो ये कहते हैं, जिसमें ये कहा जाता है कि कांग्रेस लड़ नहीं रही है, लड़ने की कोशिश नहीं कर रही है या अपने दम पर खड़ा नहीं हो रही है। वो मजबूती से खड़ी दिख रही है, आपके सर्वे में दिख रही है। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं कि कांग्रेस मजबूती के साथ खड़ी है, लड़ रही है। और एक नारा उत्तर प्रदेश में भी बहुत चल रहा है, लड़की हूं लड़ सकती हूं, यानी महिलाएं भी अब लड़ रही हैं, महिलाएं भी आगे आ रही हैं। खैर उस पर भी चर्चा करेंगे कि क्या लड़की हूं लड़ सकती हूं काम आ रहा है कांग्रेस के। लेकिन जयशंकर जी, गोवा को लेकर के क्या कुछ कहेंगे आप? नहीं राजीव जी, इन 5 राज्यों में गोवा ही एक ऐसा राज्य है जहां लग रहा है कि चुनाव हो रहा है। अगर आप हवाई अड्डे पर उतरें तो वहां से लेकर के गोवा में, मतलब हमारे मित्र एन गांवकर जी बताएंगे ज़्यादा अच्छे से कि ममता बनर्जी के जितने फोटो और होर्डिंग्स कलकत्ता या बर्दवान में नहीं होंगे, उससे ज़्यादा वहाँ पे गोवा में पणजी में दिखाई दे रहे हैं, अब गोवा के और जिलों में दिखाई दे रहे हैं। और जैसे लग रहा है कि सारी बुकिंग भी हो गई, उनकी सारी की सारी जगहों की बुकिंग हो गई। मतलब कोई और अगर चाहे तो अपना वहाँ बैनर या पोस्टर या होर्डिंग भी नहीं लगा सकता है। तो प्रशांत जो कह रहे थे उसमें कहीं ना कहीं अडानी जी का भी रोल हो सकता है, क्योंकि आप देखिए पिछले दिनों अडानी और ममता दीदी की जो तस्वीर सामने आई थी, और उसके बाद ही वो अपनी जो उनके तेज तर्रार सांसद हैं उनके जो ट्वीट थे वो अचानक गायब होने लग गए थे। तो इन सबों का कोई अंतर संबंध हो सकता है। लेकिन देखिए इस मामले में हमको अभी तक यही लग रहा है कि अगर मुकाबला चतुष्कोणीय हो गया तो भाजपा को इसका लाभ मिलेगा गोवा में, ये मेरा मानना है। ये हमारा जो
ओपिनियन पोल दिखाई दे रहा है वो उसी आधार पे दिखाई दे रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी, मतलब चूंकि इन्होंने कुछ किया नहीं है। मतलब जब कोरोना का काल था तो हमारे मित्र किशोर बताएंगे कि उस समय किस तरह से मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे और अपने प्रमोद सावंत आपस में भिड़ गए थे, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे, सरकार बिखरी हुई दिख रही थी। तो कोरोना को ठीक से नहीं डील कर पाए। अनएम्प्लॉयमेंट की जो स्थिति है, चूंकि कोरोना से सबसे अधिक कोई प्रभावित हुआ है तो गोवा का टूरिज्म प्रभावित हुआ है, तो वहाँ के होटल से लेकर के जो काम करने वाले लोग हैं उनका ये हुआ है। तो नाराजगी तो बहुत है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कैथोलिक्स में बहुत नाराजगी बता रहे हैं लोग, वहाँ के लोग बता रहे हैं कि कैथोलिक्स इस बार एकदम एंटी बीजेपी वोट देने का मन बना चुके हैं। शायद इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोप की बात कर रहे हैं, पोप से मिलने की बात कर रहे हैं। और एक चीज़ और, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चुनाव में आप कहाँ किस हद तक गिर सकते हैं। मतलब प्रधानमंत्री ने अभी एक बयान दिया, कहीं और भाषण में कहा उन्होंने कि साहब अगर सरदार पटेल जीवित रहते और ज़रा जीवित रहते दिनों तक तो गोवा के लोगों को अपनी स्वाधीनता के लिए इतना लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता। भाई आज़ादी के तुरंत बाद ही पटेल साहब की डेथ हो गई थी और गोवा, अच्छा उसके पहले उन्होंने कहा कि मुगलों का राज रहा वहाँ पे। भाई मुगलों से पहले पुर्तगाली आ गए थे, ये भी आपको जानकारी नहीं है, चूँकि इतिहास उनका बहुत कमज़ोर है इसलिए उसके बारे में हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन ये जो कह रहे हैं सरदार पटेल के बारे में, आप तो ये बताना चाहिए मोदी जी को कि भाई आज़ादी मिल गई थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस सरकार से फिर बाहर निकल के आ गए थे, भारतीय जनसंघ की उन्होंने स्थापना कर दी थी। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर गोलवलकर पार्टी ने गोवा की मुक्ति के लिए क्या किया, आप एक बार बता दीजिए। भाई चूंकि स्वतंत्रता आंदोलन में तो आप अंग्रेजों के साथ थे, ये तो जग जाहिर है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके बाद जब आज़ादी मिल गई, आज़ाद भारत में गोवा की आज आपको चिंता सता रही है, लग रहा है कि पटेल साहब रहते तो क्या हो जाता क्या नहीं होता। आपको ये मालूम नहीं कि लोहिया ने कब इस सवाल को उठाया था। सबसे पहले राम मनोहर लोहिया ने गोवा की मुक्ति का संग्राम शुरू किया था, और जो वहाँ की मुक्ति के लिए सबसे अधिक किसी का योगदान बताते हैं तो समाजवादियों का है। मधुली में वहाँ गिरफ्तार हुए थे सारे उत्तर भारत से लोग, जाकर के समाजवादी वहाँ पे आंदोलन करते थे, धरना प्रदर्शन करते थे। तो वो बात तो आप भूल गए, आपको याद भी नहीं है। लेकिन आपको पटेल याद आ रहे हैं। आरएसएस के बारे में बताओ श्रीमान, जनसंघ के बारे में बताओ श्रीमान कि जनसंघ के लोगों ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या किया, आडवाणी जी ने क्या किया गोवा की मुक्ति के लिए, ये बताइए। तो वो आप नहीं बता रहे हैं। लेकिन अब दूसरी है कि कांग्रेस की जो कमजोरियां हैं इसको आप ढांप नहीं सकते हैं। पिछली बार दिग्विजय सिंह के कारण सरकार नहीं बन पाई थी, ये बात सच है। लेकिन अब तो चिदम्बरम जैसा धीर गंभीर आदमी वहाँ का पर्यवेक्षक है कांग्रेस का, लेकिन चिदम्बरम साहब भी लुइजियाना फलेरियो जैसे एक ईमानदार कहे जाने वाले नेता या पूर्व मुख्यमंत्री को कांग्रेस में रोक नहीं सके, कांग्रेस में विधायकों के बिखराव को भी नहीं रोक सके। मतलब आपके पास इतने विधायक थे और उसमें आज 17 में से 2 रह गए, सिर्फ 2 रह गए हैं, तो कहीं ना कहीं तो आपके अंदर कहीं ना कहीं वो प्रोएक्टिव जो होना चाहिए, हमारे विधायक किससे मिल रहा है, हमारा नेता किससे संपर्क में जा रहा है, क्या कर रहा है, ये वहाँ के पर्यवेक्षक से लेकर के राष्ट्रीय नेतृत्व की जिम्मेदारी होती है कि उस पर नज़र रखे, समझे। तो वो सब ना करके पता नहीं क्या सोचते हैं कि मतलब आम पकेगा, पक करके सीधे हमारे मुंह में आके टपक जाएगा, तो ये तो होने वाला नहीं है। इसलिए आज की जो स्थिति है, मुझे लगता है कि अगर इन 5 राज्यों में भाजपा कहीं ज़्यादा से ज़्यादा अपने को मजबूत पा रही है तो वो हमको लगता है कि गोवा ही हो सकती है। वो इसलिए कि कांग्रेस का निकम्मापन है, कांग्रेस का उस तरह का कोई ढांचा नहीं विकसित हो पा रहा है। कांग्रेस के उम्मीदवारों की, मतलब जिसको आप उम्मीदवार बना रहे हैं, आप जैसे कह रहे हैं कि नए लोगों के नए चेहरों पर दांव लगाएगी, वहाँ प्रताप सिंह राणे जैसा बुढ़ा आदमी वो कह रहा है कि मैं चुनाव लड़ूंगा, उसका बाप कह रहा है कि, उसका बेटा कह रहा है कि नहीं आपको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। तो अगर कांग्रेस ऐसे लोगों पर दांव लगाएगी जो बिकाऊ माल हैं, जो बिकते रहे हैं, लोग रह नहीं सके कांग्रेस में, तो या तो ठीक है आप एक बार तय कर लीजिए कि एकदम नए लोगों को, जो फ्रेश चेहरे हैं, जो कांग्रेस के प्रति समर्पित, पहले तो आपको पता करना होगा कि कांग्रेस के प्रति आस्थावान, धुर आस्थावान कौन है, कौन बिकेगा नहीं। चुनाव लड़ने से पहले, चुनाव नतीजे से पहले नहीं बिकेगा, चुनाव नतीजे के बाद नहीं बिकेगा, इसकी पहले पहचान हो जाए। क्योंकि देखिए एंटी इनकम्बेंसी तो है, नाराजगी तो बहुत बड़े पैमाने पे पूरे देश भर में है। मतलब सिर्फ गोवा की बात नहीं कर रहा हूँ, मणिपुर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन उसको भुनाने की जो क्षमता होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी भी जाकर के अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली का उदाहरण देते हुए वहाँ बता रहे हैं कि ये फ्री कर देंगे, वो फ्री कर देंगे, अब क्या कर देंगे पता नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं तो वोटों में डिवीज़न होगा, और वो कैथोलिक्स वोट में जो डिवीज़न होगा वो हमको लगता है कि भाजपा के लिए सबसे बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। जी राजीव जी।
भाजपा के लिए फायदेमंद हो सकता है कैथोलिक वोटों में डिवीजन की बात आप कर रहे हैं जयशंकर जी। गोवा पे बहुत सारी चर्चा हो गई और गोवा का जो ओपिनियन पोल में हम आंकड़े जो देख रहे हैं वो उस आधार पर आप साफ देख रहे हैं कि वहां पर आज की तारीख में अगर चुनाव हो तो कांग्रेस की सरकार बन रही है। बीजेपी कमोबेश उतनी ही सीटें लाती हुई दिखाई दे रही हैं जितनी सीटें पिछली दफा लेकर आई थी। पिछली दफा 13 सीटें, इस बार भी 11 से 13 सीटें आ रही हैं। लगातार ये दिख रहा है कि बीजेपी यही है लेकिन सरकार बना ले जाती है। क्या आगे भी बना ले जाएगी या कांग्रेस बाजी मारेगी? क्या आम आदमी पार्टी आगे बढ़ेगी या तृणमूल कांग्रेस, जिसके बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं और खासकर चर्चा आम ये है कि वहां अदानी की नजर है। इन तमाम बातों पर क्या कुछ आगे होगा, चुनाव किस करवट बैठेगा, ये सब जानेंगे समझेंगे। हमारे साथी वहां से जुड़े हुए हैं, हमारे साथ किशोर नायक गांवकर जी जुड़े हुए हैं और बहुत सारी बातों को बता भी रहे थे और अलग अलग अपने